बाजार को आपको अंदर घुस के देखना होगा, सिर्फ इंडेक्स देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। नमस्कार लक्ष्मण जी। आई थिंक जो आपने बात कही है काफ़ी कुछ सच है, एंड टेकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दलजीत भाई वाज सेइंग जस्ट नाउ, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में अगर हम देखें पिछले 10 एक दिन में ट्रेडर्स में शायद थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। शायद जिस तरह का हमने एक रनअवे फेज जुलाई में देखा था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि एफआईज की सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी। जुलाई वाज अ न्यूट्रल मंथ टुवर्ड्स एफआईज, और अभी तक हमने जो अगस्त में देखा करीब 2-2.5 बिलियन डॉलर आ चुका है। सो जुलाई में एक जो रन ऑफ काइंड ऑफ अ फेज आया था, और वो फेज इस वजह से आया था क्योंकि जो बिगर आइडेंटिटीज ऑफ निफ्टी हैंगे, चाहे वो बैंकिंग एनबीएफसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, दे वर डूइंग वेल। और हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर हम वेटेज वाइज देखें निफ्टी में करीब 34-35% वेटेज बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स की है, करीब 7-8% वेटेज एफएमसीजी की है, करीब 8-9% वेटेज टेक्नोलॉजी की है। सो जुलाई में ऑल दीज 3 सेक्टर्स वर सॉर्ट ऑफ मूविंग अप, एक कैचिंग अप कर रहे थे, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से। और व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट इज जनरली हैपनिंग फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स, कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी भयंकर मूवमेंट्स मिल रही है। बट जिन सेक्टर्स में अच्छी मूवमेंट मिल रही है, जिस सेक्टर्स में अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इन निफ्टी कॉन्फ्रेंस में काफी कम है। अगर हम फार्मा की बात करें, फार्मा एज अ सेक्टर आई थिंक इट हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल फॉर लास्ट 1 ईयर इन स्पाइट ऑफ सेल ऑफ बाय एफआईज, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक 5 से 6% है निफ्टी के अंदर। समथिंग सिमिलर ऑटो एंसिलरी, आई थिंक एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ सेक्टर रहा है, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन शायद 8 से 9% है टोटल निफ्टी में। डिफेंस, आई थिंक डिफेंस ने काफी कैचिंग अप की, पर डायरेक्ट डिफेंस प्लेस की कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी में बी क्लोजर टू जीरो। सो निफ्टी एक ब्रॉडर पिक्चर शायद नहीं दे पा रहा, जिस तरह के पैसे या प्रॉफिट्स कुछ एक सेक्टर्स में, कुछ अदर स्टॉक्स में बन रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द रीजन। अगर कोई निफ्टी को सिर्फ एक बेंचमार्क मार के चल रहा है, कोई खाली निफ्टी का ट्रेडर है, उसके लिए पिछले 2-3 हफ्ते काफी पॉज मोड में रहे हैं। बट इफ यू आर एक्टिव स्टॉक पार्टिसिपेंट, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिसेंट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, मेरे को लगता है कि काफी अच्छा पैसा बन रहा है। सो इन नटशेल आई थिंक मार्केट में अंडर करंट अभी भी काफी गट्सी, काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पॉज मोड में है, थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी मार्केट में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट काफी हेल्दी फेज में चल रहा है। मेरे मन में उठ रहा है कि जिस तरीके के आपने निफ्टी का एक्सप्लेनेशन पंकज जैन साहब आपने दिया, कोहली साहब ने इससे पहले लार्ज कैप मिड कैप का एक्सप्लेनेशन दिया, तो क्या अब जिस तरीके के ट्रेंड देखने को मिला है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी ट्रेंड हमने देखा, सुब्रमण्यम साहब, लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी अब रिजिक कर लेना चाहिए, पहले वाले फॉर्मूले सब हट जाना चाहिए कि हम लार्ज कैप ज़्यादा रखेंगे, मिड कैप कम रखेंगे, स्मॉल कैप और कम रखेंगे, उसका जो रेशियो था अब बदल देने का समय आ गया है कि अगर 3 साल 4 साल का टाइम लेके चले तो? दो बातें यहाँ पर, हम कहे या ना कहे, म्यूचुअल निवेशक ऑलरेडी इसको करना शुरू कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप सोचिए ना, अगर आपको 3-5 साल का टाइम फ्रेम है तो मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट अपनी बात है। तीसरी बात क्या है इसमें कि जरूर आपको अपना रिस्क एपिटाइट को भी समझना है। तो ब्लाइंडली मैं इतना परसेंटेज लार्ज और इतना मिड एंड स्मॉल कह के नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज रिस्क एपिटाइट अलग होते हैं। वॉलेटिलिटी झेलने का कितना आपके पास ताकत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं दे पा रहे हो, फिर भी 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रखना है। अगर वॉलेटिलिटी झेलने की तो ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि 60-65% भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में जा सकते हो, राइट। तो वो मेरी बात है कि डेफिनेटली 3 to 5 इयर्स टाइम फ्रेम में इंडिया में देखे तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी आपको मिड एंड स्मॉल कैप के थ्रू ही ज्यादा प्ले होगी, बिकॉज लार्ज कैप का मुख्य सेक्टर लिखा है 30-35% बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद 8-10% आईटी है, फिर फार्मा 4-5% है, एफएमसीजी 4-5% है। तो ये सब में देखे तो आईटी और फार्मा एक तरह से डिफेंसिव है, एफएमसीजी भी डिफेंसिव है। तो ग्रोथ खाली बैंकिंग थ्रू जो प्ले होता है, वहां पर क्या है कि एफआईआई की सोच, वो रियल ग्रोथ अच्छा है, बैंक के निम्स भी थोड़े कंपेयर हुए थे, नंबर्स अच्छे हैं, पर परफॉर्मेंस नहीं है उस सेक्टर, बिकॉज एफआईआई की दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में आप अपने डीआईआई की जो सोच है वो क्लियरली प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं, इसलिए आपका बेट मिड एंड स्मॉल कैप में रखना उचित होगा। तो मोस्ट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर समझे एज अ इक्विटी इन्वेस्टर
कंजर्वेटिव माने हाइब्रिड वाले इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ, उनको एटलीस्ट 50% मिड एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए और उसके ऊपर अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो। भारतीय बाजार जहां एक ओर लग रहा था कि इंडियन मार्केट के सभी जो संकोच है वो ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बड़ी रैली की संभावना इंडियन मार्केट की तरफ होगी, लेकिन पिछले 2 से 3 सेशन में जिस प्रकार का बाजार में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, वहाँ से बाजार के लिए कई विकट समस्याएं भी पैदा हो रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ग्लोबली संकट ही है, क्योंकि ग्लोबली संकट के बीच इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है सर्वाइव करना। सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव अभी भी 85 से $90 के बीच में ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यदि $90 को पार करेंगे, $100 जाएंगे तो इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट होगी, और यदि ये प्राइस $70 के लगभग या फिर $75 के लगभग आ जाता है तो इंडियन मार्केट में बड़ी रैली की संभावनाएं होगी। इसी के बीच में बाजार भी झूला झूलता हुआ नज़र ही आ रहा है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बाजार अब केवल 200 पॉइंट के रेंज में ही धीरे धीरे कामकाज करना चालू कर दिया है, और आने वाले दिनों में भी ये संकट इसी प्रकार से रहेगा। ट्रम्प का मानना तो यही है कि जब भी ईरान वॉर ख़त्म होगा तब से हार्मुज़ पर कंट्रोल अमेरिका का होता हुआ नज़र आएगा, और इस पर ईरान का यही कहना है कि बातों से कुछ नहीं होता है, युद्ध अभी तो ख़त्म कहाँ पे हुआ है। तो ये जो बातें हैं वो बातें ही दिखाई दे रही है बाज़ार में। इसका प्रभाव भी वैसे ही पड़ रहा है, ज़्यादा न तो गिरावट देखने को मिल रही है, न ज़्यादा तेज़ी भारतीय बाजारों की तरफ से दिखाई दे रही है। अब संकट के बादल तो युद्ध पे देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें देखें तो इतनी नेगेटिवली भी इंडियन मार्केट के लिए साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि युद्ध की स्थिति कमज़ोरी पड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन कोई निष्कर्ष भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब यदि ऐसा ही रहा तो इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी ही ऐसे ही इंडियन मार्केट में छाई रह सकती है। फ़िलहाल तो लेवल्स के हिसाब से मार्केट ठीक ठाक ही पोजीशन पे चल रहा है। 24,200 के ऊपर जब तक मार्केट है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं जिसकी वजह से लगे कि बड़ी गिरावट होगी, और 200 टूटते ही आपको 23,800 का जोन फिर दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर ही नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी आएगा जब 24,470 के ऊपर भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिलेगी। 23,470 जाने के बाद बाजार 550 और 650 तक के लेवल्स आसानी से दिखाई दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल एक संकट के बादल भी बाजार पर हैं। सबसे बड़ा संकट क्रूड ऑयल का, उसके बाद में देखें तो टैरिफ का भी संकोच इंडियन मार्केट के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब से इंडियन मार्केट के लिए ये खबर आई है कि अमेरिका की तरफ से जो रूस से ऑयल ख़रीद रहा है इंडिया, उस पर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। और कई चीज़ें खबरें भी नहीं सामने आ रही हैं कि इंडिया जो है चाइना का जो माल अमेरिका जाता है उस पर टैरिफ बचने के लिए रास्ता देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सभी खबरें जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पर सोमवार को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आ सकता है, तो बाज़ार में खबरें ये भी चल रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, जब तक 57,000 के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 56,800 टूटते ही बड़ी दिक्कतें बनेंगी, लेकिन ऊपर की तरफ लेवल्स भी खुले पड़े हुए हैं। चीज़ें जो है धीरे धीरे काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से रहती है। यदि पॉजिटिविटी की तरफ बाजार का इशारा रहा तो जल्द ही 24,825,000 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।